अलवर में कांग्रेस सभापति बीना गुप्ता की दबंगई का वीडियो सामने आया है। अलवर के जेल सर्किल स्थित एक निजी अस्पताल संचालक द्वारा सभापति का फोन नहीं उठाना उन्हें भारी पड़ गया। सभापति ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और रिसेप्शनिस्ट का कॉलर पकड़कर बाहर खींच लिया। यहां तक कि सभापति ने अस्पताल बंद करवाने की धमकी तक दे डाली। मैडम सुनो, ये पटाखा किस लिए रखे हैं? हॉस्पिटल किस लिए पेशेंट को खराब कर देते हैं, बताते नहीं है। इंचार्ज ऐसे रखे बात करने को मना कर दी इंचार्जों ने। इनको हम बताएंगे, इनको हॉस्पिटल चलवाएंगे इनको। मामले की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार सभापति बीना गुप्ता के कोई परिचित महिला अलवर के निजी अस्पताल हरीश हॉस्पिटल में भर्ती है। इसी संदर्भ में सभापति बीना गुप्ता ने अस्पताल संचालक डॉक्टर हरीश गुप्ता को फोन किया था, लेकिन डॉक्टर ने सभापति का फोन नहीं उठाया। सभापति ने मरीज के परिजन से कहा कि रिसेप्शन पर बात कराओ, लेकिन रिसेप्शन पर बैठी युवती ने भी बात करने से मना कर दिया। इस पर शहर की प्रथम नागरिक सभापति बीना गुप्ता को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और कई पार्षदों को लेकर वह अस्पताल पहुंची और जमकर हंगामा किया। यहाँ तक कि रिसेप्शन पर बैठी युवती का कॉलर पकड़कर सभापति ने बाहर की तरफ खींचा। मामले की जानकारी पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश का प्रयास किया। आज मुझे यहाँ पता लगा अभी कि एक पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसकी 90 उसके संक्रमण आ रहे हैं और 23 उसकी उसमें सिटी में आया है, तो 90 से ज़्यादा संक्रमण होने से ही वो सीरियस हो जाता है। मैंने यहाँ पेशेंट के परिजनों से बात की, परिजनों ने मैंने कहा उनसे मेरा इंचार्ज से बात कराओ, तो परिजन इंचार्ज के पास गए। इंचार्ज ने ये जवाब दिया मुझे कोई चेयरमैन से बात नहीं करनी। मैं कहा मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर हरीश को मैंने 3-4 फ़ोन मिलाए, डॉक्टर हरीश जी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं कि इस तरह का बर्ताव इस टाइम अगर आप लोग कर रहे हो तो इससे सबसे पहले मैंने जो रिसेप्शन पे उस लड़की से बैठी, मैं कहा बाहर आ केबिन में से, तूने फ़ोन पे बात करने के लिए कैसे इनकार कर दिया? संतोषपूर्वक जवाब क्यों नहीं देते जनता को? मैंने उसका हाथ पकड़े के उसको बाहर बुलाया, केबिन से बाहर आ जा, और बाहर आके ये बता, इस फ़ोन को रखा, डॉक्टर को बुला, डॉक्टरों को बुला, नहीं आए डॉक्टर, बाद में आए। उसके बाद उस लड़की ने बोला मैं जब फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन अब क्या करेगी अगर ऐसे ही पेशेंट ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में जब जवाब दे रहे हैं, हरीश हॉस्पिटल से सारे केस बिगड़ते जा रहे हैं, ना कि कोई जवाब संतुष्टपूर्वक मिलता है, ना रिसेप्शन वाले संतुष्टपूर्वक जवाब दे रहे, ना डॉक्टर से कि इनकी यही रवैया चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको इस हॉस्पिटल पे रोक लगानी चाहिए। अगर ये गलत करते हैं तो हॉस्पिटल के डॉक्टरों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कलेक्टर साहब से मेरा रिक्वेस्ट निवेदन है। और उसके साथ हमारे तरुण जी पुलिस में हैं, कोतवाली में लगे हुए हैं। तरुण क्या है पता नहीं, वो ऐसा ही है क्या है, वो डॉक्टरों का साथ देके कह रहा है, मेरे से बोल रहे हैं कि आप व्यवस्था भी कर रहे हो। मेरे साथ 5 पार्षद हैं, धर्मपाल जी, राजू नेहा, धारा जी, सोनू चौधरी जी, 5-6 पार्षद मेरे साथ हैं। इस तरह की प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा, ऊपर से तरुण जी को हमारा साथ नहीं देके, डॉक्टरों का साथ देके इस तरह की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, गलत है। ऐसे बंदे को नहीं रहना चाहिए अलवर। मैं मीडिया के मार्फत कहना चाहूँगा कि प्रथम नागरिक है शहर की, और सभ्यता होनी चाहिए। जिस तरह अमर्यादित और असभ्यता से जिस तरह से मैंने देखा, क्योंकि मैं भी एक पेशेंट से मिलने आया, तो मैंने देखा कि वास्तव में किस अमर्यादिता के तरीके से इन्होंने, आज कोविड की महामारी चल रही है, कोविड महामारी में डॉक्टर्स का आज जो हालात है, जिस हालात से लोग जूझ रहे हैं, जिस हालात से काम कर रहे हैं, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, अब इसका ये परिणाम मिल रहा है कि इनको गालियाँ दी जा रही हैं, इनके ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है। आज कोई मरीज, कोई क्रिटिकल कंडीशन है, कोई चीज़ हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? है आप यहाँ आके मिसबिहेव करके और ये अनुशासन खत्म कर रही हैं, और हॉस्पिटल का जो जिन्होंने बनाया है, डॉक्टरों में, नर्सिंग स्टाफ में इतने भयभीत हो गए हैं। मैंने देखा है कि इस तरह से कोई इलाज करने को तैयार नहीं, अगला कोई इलाज करने को तैयार नहीं होगा कोई डॉक्टर है। आप इस तरह के शहर की प्रथम नागरिक होकर इस तरह, मैं कहना चाहूँगा, और मैं इसमें पार्टी में भी इसमें इनके खिलाफ कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमारी सरकार, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अशोक गहलोत जी जिस शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, उस शिद्दत को आप खराब कर रहे हैं यहाँ के। तो मैं बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई की मैं बात करूँगा, और मैं अभी आदरणीय जिलाध्यक्ष से ही बात करूँगा, मंत्री से ही बात करूँगा, भौर साहब से ही बात करूँगा कि इस तरह जिस तरह इसने मिसबिहेव किया है, इसकी कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए। वहीं अस्पताल संचालक डॉक्टर हरीश गुप्ता का कहना है कि कोरोना महामारी के इस दौर में मरीजों को संभालना पहली प्राथमिकता है और फोन साइलेंट पर होता है, इसके चलते फोन नहीं उठ पाता। लेकिन अस्पताल कर्मचारियों के साथ सभापति का व्यवहार ठीक नहीं है। अगर सभापति चाहती हैं वो इलाज बंद कर दें तो हम यहां से मरीजों को वापस भेज देंगे।
कुल मिलाकर आज इस महामारी के इस संकट में संयम की भी आवश्यकता नजर आती है ताकि मिलकर इस महामारी से लड़ा जा सके। एक महिला आई है यहाँ पर अभी, एक जो अपने आप को कहती है मैं चेयरमैन हूँ म्यूनसिपैलिटी की, बीना गुप्ता मेरा नाम है। उसको पहचानने से अगर इनकार कर दिया जाए, इस रिसेप्शन वाली को पता नहीं होगी बीना जी कौन है, तो उसको मारपीट करती हैं। मेरे पास सुबह फ़ोन आया था बीना गुप्ता वो जी ने नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट करी कि मेरा फ़ोन डॉक्टर हरीश गुप्ता नहीं उठा रहे। तो क्या ये ज़रूरी है कि बीना गुप्ता जी का पूरा फ़ोन पूरे हिंदुस्तान वाले जाने, हिंदुस्तानी जाने, या हर कोई आदमी उनका फ़ोन को ये देखे कि बीना गुप्ता जी चेयरमैन का फ़ोन आ रहा है और उनका फ़ोन को तुरंत रिसीव किया जाए। 10 काम छोड़कर हम लोग मरीजों में बिजी रहते हैं सुबह से रात तक, रात से सुबह तक। उसके बाद ये ध्यान रखें कि किसका फ़ोन आ रहा है। हमारा फ़ोन ज़्यादातर साइलेंट रहता है क्योंकि मरीजों की देख रेख के लिए इस समय कोविड के पीरियड में इतने सीरियस सिक मरीज हैं कि हम लोगों का दिमाग सारा केवल टोटल मरीजों पर लगा रहता है। उसमें हमारा ध्यान ये नहीं रहता कि किसका फ़ोन आ रहा है किसका नहीं आ रहा, और साइलेंट मोड पर रहता है फ़ोन। तो ऐसा बड़ा डिफ़िकल्ट है। और वो आकर यहाँ गुस्सा हो गई और यहाँ सारे रिसेप्शन वालों को, नर्सिंग स्टाफ को गाली गलौज करने लगी, मारपीट करने लगी, छीना झपटी करने लगी और उनसे कहा कि तुम मेरे को तो जानते नहीं हो और मैं सारा मीडिया को यहाँ इकट्ठा कर दूँगी, सारे मीडिया को बुला लाऊंगी और ये कर दूँगी। पुलिस आई तो पुलिस से कहा कि तुम लोग तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। पुलिस ने कहा तुम मैडम आप व्यवस्थाएँ हमारे को ठीक रखने की वो दो, तो भी वो कहते हैं आप लोग तो सब अस्पताल वालों से मिली भगत है आप लोगों की, आप लोगों के कारण सारा अस्पताल वाले मन माए जो कुछ कर रहे हैं। और मैं देखती हूँ कैसे कोई ये इलाज सही नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। इनका कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ भर्ती है जिसका स्कोर 23 है और जो 120 किलो 115 किलो की लेडी है उसके बावजूद वो बिल्कुल ठीक है। 96% ऑक्सीजन सैचुरेशन, 3 लीटर ऑक्सीजन पर चल रही है। उसके बावजूद ही तूने इतना हंगामा करा, यहाँ पर स्टाफ को काम नहीं करने दिया, सारा स्टाफ को रोकथाम कर दिया। तो हम इतना अगर इस तरह का रवैया रहा इन लोगों का तो हम लोगों को काम करने में बड़ी दिक्कत आएगी। और हम अगर मैडम चाहती हैं कि हम काम नहीं करें तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें आज ही ये सारे मरीजों को अपने कहीं जाकर शिफ्ट करा लें अपनी उस पर, और हमको कोई 1% भी दिक्कत नहीं कि हम काम करें इसके लिए, कोरोना के लिए। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सहित क्षेत्र में भी ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऑक्सीजन न मिलने से कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। इस समस्या को देखते हुए मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत करते हुए एक मुहिम शुरू की है। कोरोना महामारी से पीड़ित अनेक लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। आम जनता को न तो निजी स्तर पर सिलेंडर मिल पा रहे हैं और न शासन स्तर पर कोई व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय विधायक ने अब मुंडावर में एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की है। इस बैंक में ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन रखी गई है जिन्हें लोगों की मदद के लिए मुहैया कराया जाएगा। कस्बे में बनाए गए इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक में लगभग 5 लाख रुपए निजी स्तर पर विधायक ने खर्च किए हैं। फिलहाल 10 लीटर प्रति मीटर ऑक्सीजन देने वाली 6 मशीनों को रखा गया है। यह मशीनें एक निश्चित अवधि के लिए उन मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी जिनकी स्थिति गंभीर है। मशीन को प्राप्त करने के लिए मरीज के परिजन अपने और अपने मरीज से जुड़े विवरण मुंडावर में बसंता राम चौधरी, सरपंच सोनू भारद्वाज और मगनलाल आदि को संपर्क कर सकेंगे। मशीन देने के लिए अधिकतम 7 दिन का समय दिया जाएगा। इस बीच मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन बेड का इंतजाम करना होगा। फिलहाल मुंडावर के आपात ऑक्सीजन बैंक में 6 मशीनें आ चुकी हैं और लगभग 10 मशीनें और ऑर्डर भी की गई हैं, वह भी जल्द पहुंचने वाली हैं। जी ये देखिए, सबसे पहले तो मैं विधायक साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का उनके नाम से ये जो कार्य किया है, ये अपने निजी फंड से, निजी आय से विधायक साहब ने ये 6 ऑक्सीजन कंटेनर जो दिए हैं, ये फिलहाल हॉस्पिटल के एंड और उनका ऐसा आदेश है कि कोई भी ज़रूरतमंद और आने वाले समय में के नाम से गाँव में भी, जैसे हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से या सभी, इसमें कोई पार्टी का भी नहीं है उनका कहना, किसी को गांव में भी जरूरत होगी तो गांव में भी इस तरह के कंटेनर्स उपलब्ध कराए जाएंगे उनके निजी उससे। जी ये इसमें क्या है कि जैसे कोई भी, जैसे होम आइसोलेट है जिसको भाई कोरोना प्रॉब्लम है रोगा, तो वो विधायक साहब से संपर्क करके ऐसे इसके मतलब जरूरत जिनको है तो हम उसको फिर ये कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहाँ गांव में उनके घर तक हम उपलब्ध ये करा देंगे, ऐसा विधायक साहब का आदेश है। और कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से राजस्थान प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं।
दिन प्रतिदिन जैसे जैसे इस महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी भी खलती जा रही है। इसी को देखते हुए आज मेरे द्वारा मुंडावर में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना करी गई है और आज मेरे निजी सहयोग से, निजी आय से मैंने उसके अंदर 5 लाख रुपए की लागत से 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज उसमें स्थापित किए हैं। आगे भी जैसे जैसे चिकित्सा सुविधाओं की कमी रहेगी और भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और भी जो सामान है वो निजी आय से, भामाशाहों के सहयोग से उसमें लाकर रखा जाएगा और जिस भी व्यक्ति को आवश्यकता होगी डॉक्टर की सलाह पर वो उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। कठूमर विधायक बाबूलाल बैरवा ने कोरोना महामारी से जूझ रहे कठूमर खेड़ली क्षेत्र को शनिवार को 1 ऑक्सीजन प्लांट, 2 एम्बुलेंस, आईसीयू वार्ड सहित 1.5 करोड़ रुपए की लागत से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की अनेकों बड़ी घोषणाएं की। इस मौके पर विधायक ने कहा कि आवश्यकता होने पर स्वास्थ्य सेवाओं में और भी व्यय किया जाएगा। विधायक ने जिला कलेक्टर को इस सामग्री को अतिशीघ्र क्रय करने को पत्र लिखा है। विधायक प्रवक्ता वीरू बैरवा ने बताया कि विधायक बाबूलाल बैरवा के आवास पर शनिवार को कोरोना गाइडलाइन के साथ हुई बैठक में एसडीएम अनिल कुमार सिंघल, बीसीएमएचओ हर गोविंद मीणा व कठूमर खेड़ली के सभी डॉक्टर्स और जनप्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकताओं पर चर्चा की गई, जिसमें कठूमर विधानसभा क्षेत्र में जगह मिलने पर कहीं भी 50 सिलेंडर प्रतिदिन क्षमता का 1 ऑक्सीजन प्लांट, कठूमर व खेड़ली सीएससी प्रत्येक में 1-1 एम्बुलेंस तथा कठूमर खेड़ली में 5-5 बेडों का आईसीयू वार्ड और कठूमर में सोनोग्राफी मशीन तथा कठूमर व खेड़ली सीएससी में डिजिटल एक्सरे मशीन सहित 2 ईसीजी मशीनें और 2 अल्ट्रासाउंड मशीनों को सीएससी में लगवाया जाएगा। इसके साथ ही सीबीसी मशीन, 150 पल्स ऑक्सीमीटर, 2 पावर जनरेटर, कठूमर व खेड़ली सीएससी पर ऑक्सीजन की पाइपलाइन फिटिंग, 50 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर, 8 एयर कंडीशनर 1.5 से 2 टन वाले लेने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर विधायक ने कठूमर सीएससी पर भवन की आवश्यकता होने पर 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि पूरे प्रदेश में कोरोना की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए जो आवश्यक उपाय किए जाएं। माननीय विधायक महोदय ने अपने कोष से जो एमएलए लेड का पैसा होता है उसमें से 1 करोड़ रुपए खर्च करने की मंशा बताई है। तो पूरा ब्लॉक जिन सुविधाओं से अछूता है या जो सुविधाएं हमें चाहिए, मेडिकल की टीम बुलाकर, चाहे वो वेंटिलेटर्स की बात हो, आईसीयू बेड की बात हो, एम्बुलेंस की बात हो, ऑक्सीजन प्लांट की बात हो, उस पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। उस बजट में जो जो सामान आवश्यक है उनको समिति बनाकर क्रय किया जाएगा। माननीय विधायक महोदय इसके लिए बहुत चिंतित हैं और स्वयं वहाँ जयपुर से ऐसे विषम परिस्थिति में पधारे हैं, तो इसको कार्य योजना बनाकर अति शीघ्र इसको रणनीति की जाएगी। मैं इस वर्ष जो राजस्थान सरकार ने हमको 1 विधायक को 1 करोड़ का जो बजट दिया है उसके तहत कठूमर और खेड़ली सीएससी में एक 8-8 बेड का आईसीयू, 8-8 बेड का, अच्छा जी, 1-1 एम्बुलेंस और कठूमर में आवश्यकता अनुसार जो भी चीज़ आएगी इंस्ट्रूमेंट वो कठूमर में सबसे ज़्यादा दिए जाएंगे। कठूमर में यहाँ के अलावा ऑक्सीजन प्लांट जो कठूमर क्षेत्र में कहीं भी बनेगा वो बढ़ा दिया जाएगा। उससे कठूमर विधानसभा क्षेत्र के पूरे सीएससी और पीएससी सब सेंटर सबकी जो है सब जगह उपयोगिता के लिए भेजा जाएगा। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में स्थित मीणापुरा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के समीप मुख्य सड़क के किनारे गंदे नाले में एक महिला का शव मिला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से निकलवाया और पहचान के लिए अलवर सामान्य चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया। उद्योगनगर थाना पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि देर शाम मीणापुरा ट्रेनिंग सेंटर के समीप स्थित मुख्य सड़क के पास गंदे नाले में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर बगड़ चौकी पुलिस से जाब्ता भेजा गया और उस महिला का शव नाले से बाहर निकलवाया गया। प्रथम दृष्टया देखने में यह शव 3 से 4 दिन पुराना प्रतीत होता है। उसकी उम्र करीब 30 से 35 साल का अनुमान है। उसने लाल रंग का सलवार सूट पहना हुआ है जिसकी पहचान की जा रही है। उसके बाद महिला के शिनाख्ती के लिए अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के मुर्दा घर में शव को रखवा दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। वहीं आसपास के क्षेत्र में भी पता किया जा रहा है कि उस क्षेत्र में कोई महिला गायब तो नहीं। महज 14 साल की उम्र में थैलेसीमिया बीमारी से ग्रसित अलवर के वेदांत को अब तक 360 यूनिट ब्लड चढ़ चुका है।
वेदांत को हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना होता है, लेकिन कोरोना काल के चलते आजकल ब्लड ना मिल पाने के चलते वेदांत के परिजन परेशान हो रहे हैं। अलवर जिले के रैणी क्षेत्र के इटोली गांव निवासी 14 वर्षीय वेदांत थैलीसीमिया बीमारी से पीड़ित हैं। हालांकि प्रदेश में ऐसे अनेकों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। सरकार द्वारा इनके लिए निःशुल्क रक्त मुहैया कराया जाता है, लेकिन कोरोना काल के चलते इन दिनों ऐसे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेदांत के परिजनों का कहना है कि हर 15 दिनों में उसे खून चढ़ता है। ऐसे में रिश्तेदार व मिलने वाले परिचित मदद कर रहे हैं। उनका ब्लड देकर वेदांत को चढ़ने वाला ओ नेगेटिव ब्लड प्राप्त किया जाता है। वेदांत के पिता अमर सिंह स्वयं 10 से 15 बार खून दे चुके हैं। वहीं बच्चे वेदांत का कहना है कि इन दिनों कोरोना के चलते ब्लड की व्यवस्था में परेशानी आ रही है, कई बार खाली लौटना पड़ता है। वेदांत ने सहयोग करने वालों का आभार जताया। हाँ, मेरे लिए ब्लड देने आए लोग और ओ नेगेटिव मुझको मिलता नहीं है। हर 15 दिन में डोनर लेके देते हैं और कई बार खाली जाना पड़ता है, नहीं मिलता। मतलब सर अब जैसे है कि जयपुर से व्यवस्था होती है। जयपुर में जब अभी लॉकडाउन की वजह मानी है तो अभी अलवर से हमने पिछली बार भी लिया था, यहाँ भी ले रहे हैं। जैसे ये डोनर मांगते हैं तो 1-2 डोनर भी लाते हैं। कितना यूनिट चढ़ चुका अब तक इनके 360 के करीब 360-65 यूनिट चढ़ चुके। कौन कौन लोग मदद करते आ रहे हैं? इसमें मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे बहन के लड़के हैं, परिवार वाले हैं, जो भी मिलने वाला है, जो भी दानदाता हैं, बहुत से और भी वो है। सोसाइटी जयपुर में बनी हुई है, वो भी हमारी हेल्प करती है। इस मामले में अलवर के शहर विधायक संजय शर्मा ने अपने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें ताकि इस महामारी में किसी की मदद की जा सके। देखिए, थैलीसीमिया से जो रोगग्रस्त बच्चे हैं वो लगातार उनको खून की आवश्यकता होती है और पहले ज़्यादातर जो बच्चे हैं हमारे यहाँ के भी वो जयपुर जाके या अलवर जो भी हमारे रक्तदान ब्लड बैंक हैं वहाँ से वो रक्त की व्यवस्था उनको होती थी। लेकिन लॉकडाउन के कारण बड़ी परेशानी हो रही है, ये जयपुर नहीं जा पा रहे और जयपुर में भी जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है आने जाने में। दूसरा वहाँ भी रक्त को उनको मिलने में कमी आ रही है। इसको लेकर के हम लोगों ने लगातार, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया, कोरोना का कालखंड जैसे दोबारा शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक ब्लड बैंक में जो हमारे अलवर शहर में है उसमें नियमित लगातार कभी 10 कार्यकर्ता, कभी 15 कार्यकर्ता, कभी 5 कार्यकर्ता, भीड़ भी इकट्ठी ना हो और रक्तदान भी करके आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं अलवर शहर सहित पूरे राजस्थान के सभी आम जन से अपील करना चाहूँगा कि कोरोना में जिस प्रकार से ब्लड बैंक में रक्त की कमी आई है और थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को रक्त की आवश्यकता हर 15 दिन में, हर 20 दिन में पड़ती है, तो आगे बढ़ करके आप अपने नज़दीकी रक्त बैंक में जाएं और थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को जो रक्त की आवश्यकता है अपना रक्तदान करके उनकी मदद। शिक्षा नगरी के रूप में आगे बढ़ रहे अलवर जिले के बानसूर को कुछ बदमाश युवक बदनाम करने में लगे हैं, जहां बदमाश गैंग बनकर सोशल मीडिया पर लाइव आकर एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, जिससे साफ जाहिर है कि ना पुलिस का डर है ना कानून का भय। तभी तो इस महामारी में लोग जान बचाने के लिए अपने घरों में कैद हैं और कुछ बदमाश हथियार लेकर खुलेआम गुंडागर्दी करने लगे हैं। खास बात यह है कि पिछले 2 दिनों से बदमाश सोशल मीडिया पर लाइव आकर एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। फिर भी पुलिस ने 16 मई को दोपहर तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया था। हालांकि पुलिस कह रही है कि भय फैलाने वालों को चिन्हित कर लिया है, जबकि ये गैंग बनाकर एक दूसरे को गांव में जाकर खुली धमकियां दे रहे हैं, हथियार भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने बताया कि श्यामपुरा का मामला है। बानसूर थाना अधिकारी अवतार सिंह ने बताया कि श्यामपुरा में कुछ युवकों ने भय पैदा करने का प्रयास किया है, जिनके हाथों में कुल्हाड़ी व फरसी जैसे हथियार थे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव गुंडागर्दी का वीडियो लाइव किया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है। कुछ युवकों को चिन्हित कर लिया है और जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारों का कहना है कि बानसूर में आज दिन बदमाशी होने लगी है। पिछले दिनों अवैध हथियारों से कई बार फायरिंग के मामले सामने आ चुके हैं। अब तो कतई पुलिस और कानून का डर नजर नहीं आ रहा। तभी तो फेसबुक पर लाइव आकर बदमाश गाली गलौज करने में लगे हैं। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने रविवार को राजस्थान में कोरोना वायरस की भयावह स्थिति के लिए केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। बेनीवाल ने राज्य के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के त्याग पत्र की मांग करते हुए आरोप लगाया कि शर्मा एक मंत्री के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के सांसद बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कारण स्थितियां बिगड़ी हैं।
भारत का निर्वाचन आयोग भी कोरोना संक्रमण के प्रसार के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। निर्वाचन आयोग को बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को स्थगित करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें उस स्थिति का आकलन करने में विफल रही जिसके कारण कोरोना के इलाजरत मरीजों और मौतों में वृद्धि हुई। सांसद ने कहा कि राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को स्थिति को संभालने में विफल होने पर त्याग पत्र दे देना चाहिए। लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जानी चाहिए। कृषि कानूनों के मुद्दे पर पिछले साल दिसंबर में एनडीए से नाता तोड़ने वाले हनुमान बेनीवाल ने दावा किया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई और कोरोना के मरीजों को अस्पताल में बिस्तर तक उपलब्ध नहीं हो पाए। बंगाल के नारदा केस में एक बार फिर सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने सोमवार को कई जगहों पर छापे मारे। इसके बाद ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान सभी को अरेस्ट कर लिया गया। अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई कोर्ट में इन चारों नेताओं की कस्टडी मांगी जाएगी। इस कार्यवाही के दौरान एक बार फिर केंद्रीय मंत्री और बंगाल सरकार के बीच तनातनी देखी गई। अपने मंत्रियों से पूछताछ के दौरान ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंची। उन्होंने सीबीआई से कहा कि आप मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए, सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ही कार्यवाही क्यों की जा रही है? भाजपा में गए मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? उनके वकील ने यह भी कहा कि बिना नोटिस के मंत्रियों और विधायक को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ममता के सीबीआई दफ्तर जाने के बाद तृणमूल कार्यकर्ता भी वहां जमा हो गए और पथराव किया। उसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बंगाल में कई जगहों पर सीआरपीएफ जवानों, सीबीआई पर्सनल और भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी हमले की खबरें हैं। लेकिन बाद में बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य में फैल रही हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इसकी कॉपी राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भेजी गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि टीवी चैनलों के जरिए पता चला है कि कोलकाता में सीबीआई दफ्तर पर तृणमूल समर्थकों ने पथराव किया है। इसके बावजूद कोलकाता पुलिस और बंगाल पुलिस का मूक दर्शक बनकर देखते रहना शर्मनाक है। इनसे कहना चाहता हूं कि कानून के हिसाब से काम करें। बंगाल में हालात हर मिनट बदतर होते जा रहे हैं। ममता सरकार संविधान के मुताबिक काम करे और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए। इससे पहले सीबीआई की टीम सोमवार सुबह ही फिरहाद हाकिम के घर पहुंची थी। थोड़ी देर तलाशी के बाद सीबीआई ने उन्हें अपने साथ ले जाने लगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे नारदा घोटाले में गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बाद सीबीआई सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा को लेकर भी सीबीआई दफ्तर पहुंची। इसके अलावा पूर्व भाजपा नेता शोभन चटर्जी के घर पर भी छापेमारी की गई। शोभन ने चुनाव से पहले तृणमूल छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने के बाद उन्होंने भाजपा वापस छोड़ दी थी। हाल ही में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से नारदा स्टिंग मामले में इन चारों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। ये सभी उस समय मंत्री थे जब कथित स्टिंग टेप सामने आया था। चुनाव के फौरन बाद ही राज्यपाल ने सीबीआई को इजाजत दे दी थी। 2016 में बंगाल में असेंबली इलेक्शन से पहले नारदा न्यूज पोर्टल से जुड़े टेप जारी किए गए थे। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद दावा किया गया था कि टेप 2014 में रिकॉर्ड किए गए हैं। टेप के हवाले से तृणमूल के मंत्री, सांसद, विधायकों पर डमी कंपनियों से कैश लेने के आरोप लगाए गए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट में यह मामला पहुंचा था। हाईकोर्ट ने 2017 में इसकी सीबीआई के जांच के आदेश दिए थे।